नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जनगणना 2027। दोस्तों, जनगणना 2027 ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके पेपर में एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो कल को जिन लोगों का वीडियो पटवारी लेखपाल का री एग्जाम है तो वह इस क्लास को जरूर देख लें। हमने ये क्लास एक महीने पहले भी की थी। अगर आपने उस समय इस क्लास को नहीं देखा था तो प्लीज़ आप आज इस क्लास को पूरी जरूर देख लें, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है जनगणना 2027 भारत की पूर्ण डिजिटल जनगणना है। तो यहाँ पर बताना है कि जनगणना 2027 ये भारत की कौन से नंबर की पूर्ण डिजिटल जनगणना है। तो ये दोस्तों पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना है, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि जनगणना 2027 भारत की कौन सी जनगणना है। देखिए, जनगणना 2027 ये भारत की 16वीं जनगणना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है। देखिए, आज़ादी के बाद जो 2027 की जनगणना हो रही है तो ये 8वीं जनगणना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुदर्शन पटनायक, ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। याद रखें कि सुदर्शन पटनायक ये जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2027 का शुभांकर मास्कोट क्या है। तो ये है दोस्तों आपका प्रगति और विकास। तो प्रगति और विकास ये जनगणना 2027 का शुभांकर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2026 में किसने जनगणना 2027 के शुभांकर प्रगति महिला और विकास पुरुष का अनावरण किया है। तो ये क्या है दोस्तों, अमित शाह ने, ठीक है। तो शुभांकर जो है हमारी जनगणना का प्रगति और विकास है। प्रगति का मतलब महिला और विकास का मतलब पुरुष, ठीक है। और मार्च 2026 में जो हमारी जनगणना 2027 की है तो ये शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2027 की जनगणना 16वीं भारतीय जनगणना के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें कि 2027 की जनगणना के लिए जो रजिस्ट्रार जनरल या फिर जनगणना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं तो मृत्युंजय कुमार नारायण M.K. नारायण बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2027 कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा। तो जनगणना 2027 को 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2027 का पहला चरण किस दिन शुरू हुआ। देखिए, जनगणना 2027 का पहला चरण ये 1 अप्रैल 2026 को शुरू हुआ, ऑप्शन डी सही आंसर है। जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ और कब तक चलेगा। तो ये 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। जनगणना 2027 का पहला चरण किस पर केंद्रित है। तो देखिए, ये जो हमारी जनगणना का पहला चरण था तो ये मकान सूचीकरण पर आधारित है और कब से कब तक चलेगा। तो ये आपका 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2027 का दूसरा चरण कब तक होना प्रस्तावित है। तो जनगणना 2027 का दूसरा चरण जो है ये फरवरी 2027 तक होना प्रस्तावित है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 का दूसरा चरण किस पर केंद्रित है। तो जनगणना 2027 का दूसरा चरण जो है यह आपका जनसंख्या सूचीकरण पर आधारित है। पहली में मकान सूचीकरण होगा और दूसरे चरण में दोस्तों जनसंख्या सूचीकरण होगा, ठीक है। और दूसरा चरण जो है ये आपका फरवरी 2027 में शुरू होने की संभावना है। जनगणना 2027 के फॉर्म में कितने प्रकार के सवाल हैं जो सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। तो दोस्तों 33 प्रकार के सवाल हैं जो कि सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2027 के लिए ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं जिसमें पहला है सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है।
आगे बढ़ेंगे कि भारत की डिजिटल जनगणना 2027 के लिए मुख्य रूप से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है जो घर घर जाकर डेटा एकत्र करने का कार्य करता है। तो ये है दोस्तों हेलो, ऑप्शन ए, ठीक है, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो है ये आपका डाटा एकत्र करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जनगणना 2027 के लिए। आगे बढ़ेंगे कि जनगणना 2027 के लिए स्वयं जनगणना के लिए सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल के अलावा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों डिजिटल लेआउट मैप ऐप। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्या जनगणना 2027 के सर्वेक्षण में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को भी विवाहित माना जाएगा। तो सही बात है दोस्तों, विवाहित माना जाएगा। देखिए सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया था कि अगर कोई शादी से पहले रिलेशन में रहना चाहते हैं, ठीक है, जैसे अगर कोई एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं और ऐसे जोड़ों को दोस्तों विवाहित जोड़ा माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 16वीं जनगणना में कितनी ईस्वी के बाद पहली बार जाति जनगणना शामिल किया गया है। तो देखिए जाति जनगणना ये 1931 के बाद, तो 1931 के बाद भारत में 16वीं जनगणना जो हो रही है तो ये जाति आधारित हो रही है। जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक वेबसाइट का नाम क्या है। तो censusindia.gov.in। तो ये जो है ये आपका दोस्तों एक आधिकारिक वेबसाइट है जो कि जनगणना 2027 के लिए शुरू किया गया। आगे बढ़ेंगे कि भारत की जनगणना 2027 किस कानून नियम पर आधारित है। तो ये दोस्तों आपकी जनगणना अधिनियम 1948 तथा जनगणना नियम 1990 पर आधारित है। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2027 की भारतीय जनगणना कितनी भाषाओं में आयोजित की जा रही है। देखिए 33 तो हमने सवाल पढ़े थे कि 33 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, पर ये जो जनगणना है ये हमारी 16 भाषाओं में आयोजित की जा रही है। तो ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये जो जनगणना होगी ये 11,718.24 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी, ठीक है। इतनी धनराशि जो है आपकी प्रस्तावित की गई है। आगे बढ़ेंगे कि 2027 की जनगणना के लिए भारत सरकार ने बजट 2026-27 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 के लिए भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना कब जारी की गई थी। तो ये 16 जून 2025 को जारी की गई थी। मतलब 16 जून 2025 को सरकार ने एक ऑर्डर निकाल दिया था, एक अधिसूचना निकाल दी थी कि जनगणना 2027 आपकी की जाएगी। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2027 के लिए पूरे देश भर में कितने पर्यवेक्षक और अधिकारी चयनित किए गए। तो लगभग 30 लाख किए गए हैं। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि जनगणना 2027 की फोकस थीम क्या है। जनगणना 2027 की फोकस थीम है जनगणना से जन कल्याण। ऑप्शन सी, ठीक है। तो जनगणना से जन कल्याण जो है ये आपकी फोकस थीम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना संविधान में किस अनुसूची का विषय है। तो ये दोस्तों संघ सूची का विषय है और जनगणना कराने का जो दायित्व होता है तो ये आपका गृह मंत्रालय का होता है। जनगणना के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुसूची में व्याख्या की गई है। तो भारतीय जनगणना के बारे में संविधान में 7वीं अनुसूची में व्याख्या की गई है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना संघ केंद्र सरकार का विषय है। तो देखिए जो भारतीय जनगणना है तो ये आपकी अनुच्छेद 246 का विषय है। ऑप्शन बी, ठीक है। तो अनुच्छेद 246 में दोस्तों उल्लेख किया गया है भारतीय जनगणना के बारे में कि जो भारतीय जनगणना है ये केंद्र सरकार का विषय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभाओं में सीटों का आवंटित या फिर पुनर्व्यवस्थित करने का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 82 में है। तो अनुच्छेद 82 में दोस्तों जो हमारी राज्य सभा की सीटें होती हैं या फिर लोकसभा की सीटें होती हैं, विधानसभा की सीटें होती हैं, इन सभी को पुनर्व्यवस्थित करने का नियम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना प्रत्येक कितने साल पर आयोजित होती है? तो 10 साल पर आयोजित होती है। पर इस साल दोस्तों कोरोना के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो पाई थी, अब ये 2027 में हो रही है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 2011 के बाद अब ये जो जनगणना है ये 2027 में हो रही है। ठीक है, लगभग 16 साल बाद। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय जनगणना 2011 के आयुक्त और महापंजीयक कौन थे? तो भारतीय जनगणना 2011 के आयुक्त और महापंजीयक जो हैं सी चंद्रमौली हैं। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली जनगणना 1872 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना 1872 में ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 35वां प्रश्न है कि भारत में प्रथम समकालिक जनगणना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम समकालिक जो जनगणना हुई थी ये 1881 में हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। समकालिक का मतलब है दोस्तों नियमित जनगणना। हमारे भारत में जनगणना जो होती है 10 साल में होती है, तो इसी को दोस्तों हम नियमित जनगणना बोलते हैं। और पहली बार ये रिपन के कार्यकाल में 1881 में हुई थी। तो 1881 में भारत के प्रथम समकालिक जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। अगला प्रश्न है कि भारत में जनगणना किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित की जाती है? तो ये दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है, मतलब जनगणना कराने का जो दायित्व है ये आपका केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा ये की जाती है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। और स्वतंत्र भारत के बाद अब ये जो हमारी जनगणना है ये 8वीं जनगणना हो रही है। का दशक भारत के जनगणना इतिहास में एकमात्र ऐसा समय था जब जनसंख्या में वृद्धि के बजाय गिरावट -0.31% दर्ज की गई थी। तो ये 1911 से 1921 के बीच में जो हमारा ये दशक था इसमें हमारी जनसंख्या में वृद्धि ना होकर इसमें गिरावट दर्ज की गई थी। और कितनी की गई? -0.31%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, भारतीय जनगणना का जनक जो कहा जाता है ये हेनरी बाल्टर को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनरी बाल्टर ने किस वर्ष ढाका अब बांग्लादेश में पहली बार व्यवस्थित जनगणना आयोजित की गई थी? तो देखिए 1830 में हेनरी बाल्टर के द्वारा ढाका में पहली बार व्यवस्थित जनगणना आयोजित की गई थी। इस कारण ही हेनरी बाल्टर को दोस्तों भारतीय जनगणना का जनक माना जाता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने दोस्तों भारतीय जनगणना 2027 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। सभी प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट थे। इस क्लास को हम पहले भी कर चुके थे। ठीक है, पर जिन लोगों ने उस समय नहीं देखा और अब इस क्लास को देखा तो ये क्लास दोस्तों आपको जरूर बेनिफिट देगी, ये गारंटी है। ठीक है, तो हमने अपने ट्रेंडिंग शो की सीरीज में बहुत से ऐसे क्लासेस किए हैं कि जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर ट्रेंडिंग शो की जो क्लासेस हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों फिर से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से अपना पेपर करिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें, केयरफुली पढ़ें। उसमें नहीं बोला है या नहीं बोला, क्या चीज़ हमें पूछी गई है, ये सभी बातें को ध्यान में रखेंगे तो दोस्तों ज़रूर आपका स्कोर अच्छा बनेगा। क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसके पेपर के दौरान 5-6 प्रश्न ऐसे होते हैं जो वो जानबूझकर ही गलत कर देता है। मतलब उसको आते थे प्रश्न तब भी वह उन सभी को नहीं कर पाता और गलत कर बैठता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों से बचना है। और जो इजी क्वेश्चन होते हैं अगर वो गलत हो जाते हैं तो समझ लो आपको सबसे नीचे ला देते हैं। तो प्लीज़ अच्छे से पेपर को सॉल्व करिएगा। ठीक है, और फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से अपना पेपर करिएगा और कल का दिन आपके लिए आपकी ज़िंदगी का एक नया दिन हो। ठीक है, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।